Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of business organization. In today's lecture, we will discuss upon the merits and demerits of preference shares. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने सोर्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस के रेफरेंस में इश्यू ऑफ शेयर्स को डिस्कस किया था, जिसमें इक्विटी शेयर्स को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था मैंने, और प्रेफरेंस शेयर के टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपसे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और इसके टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स की क्या क्या मेरिट्स रहती हैं। तो इन मेरिट्स को हम डिफरेंट पॉइंट्स के बेसिस पर डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है प्रेफरेंस शेयर्स प्रोवाइड रीजनेबली स्टडी इनकम इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी कि जब कोई भी पर्टिकुलर इन्वेस्टर प्रेफरेंस शेयर्स में अपने मनी को इन्वेस्ट करता है तो इसको एक फिक्स्ड रेट के साथ में रिटर्न मिलता रहता है। तो ये इसकी स्टडी इनकम को एंश्योर करता है और इसके इन्वेस्टमेंट को एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है, क्योंकि जितना पैसा उसने इन्वॉल्व किया है उतना पैसा उसका सेफ रहता है और उसके ऊपर उसको फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न भी मिलता रहता है। ये हो गई पहली मेरिट प्रेफरेंस शेयर्स की। सेकेंड मेरिट है इसकी, These are useful for those investors who want fixed rate of return with comparatively low risk. जो कम से कम रिस्क के साथ में फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न की चाहत रखते हैं, ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बहुत बढ़िया मीडियम है इन्वेस्टमेंट करने का। तीसरा पॉइंट है इसका मेरिट का, इट डज नॉट अफेक्ट द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स ओवर द मैनेजमेंट। वाई? बिकॉज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डोंट हैव वोटिंग राइट्स। क्योंकि प्रेफरेंस होल्डर्स के पास वोटिंग राइट तो होते ही नहीं है, तो इनके पास वोटिंग राइट ना होने की वजह से जो टोटल कंट्रोल है मैनेजमेंट पर वो केवल और केवल इक्विटी शेयर होल्डर्स का रहता है। इनका कोई भी कंट्रोल उस पर नहीं होता है। इसी वजह से कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फायदा मिलता है। फोर्थ बेनिफिट इज पेमेंट ऑफ fixed rate of dividend to preference shares may enable a company to declare higher rates of dividend for the equity shareholders in good times। यानी कि अगर कंपनी को किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो उस केस में कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए हाईएस्ट या फिर हायर रेट ऑफ डिविडेंड्स डिक्लेयर कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसे अपने प्रेफरेंस शेयर्स को तो या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक फिक्स्ड रेट से डिविडेंड पे करना होता है। तो फिक्स्ड रेट से डिविडेंड पे करने के बाद वो अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को हायर रेट ऑफ डिविडेंड पे कर सकती है इन केस ऑफ मोर एंड मोर प्रॉफिट्स। ठीक है। नेक्स्ट मेरिट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ प्रेफरेंशियल राइट ऑफ रीपेमेंट ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। यानी कि कंपनी के लिक्विडेशन की इवेंट में या कंपनी के वाइंड अप के केस में जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनके पास अपनी कैपिटल के रिपेमेंट के रेफरेंस में प्रेफरेंशियल राइट होता है। यानी कि जो उन्होंने पैसा इन्वॉल्व कर रखा है इन द फॉर्म ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स, वो पैसा उन्हें पहले वापस मिलता है इन कंपैरिजन ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है। एंड द नेक्स्ट मेरिट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज प्रेफरेंस कैपिटल डज नॉट क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ चार्ज अगेंस्ट द असेट ऑफ अ कंपनी। सबसे बड़ी बात क्या है, जो प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू कैपिटल अरेंज की जाती है वो कंपनी की असेट्स पर किसी भी टाइप के चार्ज को क्रिएट नहीं करती है। अगर कंपनी लोन लेती है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से, तो उस केस में उसकी जो असेट्स हैं उन पर चार्ज क्रिएट किया जाता है और उसके साथ साथ मॉर्गेज को भी डिसाइड किया जाता है। लेकिन जब हम प्रेफरेंस कैपिटल की बात करते हैं तो ये कंपनी की किसी भी असेट्स पर कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं करती है। ये इसका बेनिफिट रहता है। एंड द लास्ट बेनिफिट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज दैट दे डू नॉट इम्पोज हैवी बर्डन्स ऑन द फाइनेंस ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के फाइनेंस पर बहुत ज़्यादा बर्डन इम्पोज नहीं करते हैं, क्योंकि कंपनी को एक फिक्स्ड रेट से डिविडेंड पे करना होता है टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। और अब अगर कंपनी को कभी कभी प्रॉफिट नहीं होता है तो उस केस में कोई भी डिविडेंड इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे नहीं किया जाता है। तो इसी वजह से जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं या प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो कंपनी के फाइनेंस पर बहुत ज़्यादा बर्डन इम्पोज नहीं करते हैं। ओके, तो ये तो बात हो गई अबाउट द मेरिट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब हम बात करेंगे अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो क्या क्या डीमेरिट्स हैं प्रेफरेंस शेयर्स की?
तो यहाँ मैंने कुछ पर्टिकुलर लिमिटेशंस को रिप्रेजेंट किया है प्रेफरेंस शेयर्स की एज अ सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जिसमें से पहली है दे आर नॉट suitable फॉर दोज इन्वेस्टर्स हु आर विलिंग टू टेक रिस्क एंड आर इंटरेस्टेड इन हाई रिटर्न्स, यानी कि ये उन पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है जो रिस्क लेना चाहते हैं और जो हायर रिटर्न्स में इंटरेस्टेड हैं। उनके लिए ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट टूल नहीं है। ठीक है। सेकेंड वन इज प्रेफरेंस शेयर डाइल्यूट्स द क्लेम्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स ओवर असेट ऑफ द कंपनी। जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के क्लेम को डाइल्यूट कर देते हैं जब हम कंपनी के असेट्स के रिगार्डिंग बात करते हैं, क्योंकि वाइंडिंग अप के केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंशियल राइट दिया जाता है इन केस ऑफ द रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल। इसी वजह से जो ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के क्लेम को डाइल्यूट कर देते हैं। ठीक है। तीसरी इनकी डिमेरिट है, लिमिटेशन है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज जनरली हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, यानी कि जो डिविडेंड पे किया जाता है फिक्स्ड रेट से प्रेफरेंस शेयर्स पर, वो जनरली क्या होता है, डिवेंचर्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज एज द डिविडेंड ऑन दीज शेयर्स इज टू बी पेड ओनली व्हेन द कंपनी अर्न्स प्रॉफिट, देयर इज नो assured return for the investors, thus these shares may not be very attractive to the investors। क्योंकि एक खास बात क्या होती है कि इन शेयर्स पर डिविडेंड तभी पे किया जाएगा जब कंपनी को प्रॉफिट होगा। अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है तो उस केस में कोई भी डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स पे नहीं किया जाता है कंपनीज की तरफ से, तो कोई भी एश्योर्ड रिटर्न नहीं है इन्वेस्टर्स के लिए ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। इसी वजह से ये प्रेफरेंस शेयर्स इसलिए वजह से ये इन्वेस्टर्स के लिए एक प्रॉपर चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं बन पाते हैं, इसी पर्टिकुलर डिमेरिट की वजह से। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज द डिविडेंड पेड इज नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम प्रॉफिट्स एज एक्सपेंसेस, दस देयर इज नो टैक्स सेविंग्स एज इन द केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स, यानी कि जब हम डिविडेंड को पे कर देते हैं प्रेफरेंस शेयर्स पर तो इसको प्रॉफिट्स में से डिडक्ट नहीं किया जाता है एज एक्सपेंसेस। जैसा कि जब आप लोन लेते हो तो लोन पर आप जो इंटरेस्ट पे करते हो उसको सेविंग में से डिडक्ट किया जाता है एक्सपेंसेस मानते हुए, लेकिन इसे एक्सपेंसेस नहीं माना जाता है। तो इस तरीके से जो प्रॉफिट में से जब इसको डिडक्ट नहीं किया जाएगा तो आपको प्रॉपर टैक्स भी पे करना पड़ेगा, तो आप टैक्स सेविंग का बेनिफिट नहीं ले पाते हो ऑन द डिविडेंड पेड ऑन द प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये भी इसकी एक डिमेरिट रहती है। So these all are the demerits or limitations of preference shares. Okay. Now we come to the next source of long-term finance. तो long-term source of finance में अगला जो concept है this is known as the retained earning. क्या मतलब होता है retained earning का? जब कंपनी प्रॉफिट को अर्न करती है तो ये अपनी कंप्लीट अर्निंग को शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, बल्कि इस नेट अर्निंग के एक पर्टिकुलर पोर्शन को बिजनेस में रिटेन करती है जिससे कि फ्यूचर में इसका यूज़ किया जा सके। तो जिस पर्टिकुलर पोर्शन को नेट अर्निंग के रिटेन किया जाता है उसे हम रिटेन्ड अर्निंग का नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए कंपनी को 5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ, इस 5 लाख रुपए में से इसने 2 लाख रुपीज़ तो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड पे कर दिए शेयर होल्डर्स को, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और जो बाकी के 3 लाख रुपए हैं ये इसने क्या करा, रिटेन कर लिया विद इन द कंपनी। तो जो रिटेन करा है इस 3 लाख रुपए को इसे बिजनेस में ऐड कर दिया जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे रिटेन्ड अर्निंग, और ये 3 लाख रुपए बिजनेस के डेवलपमेंट और ग्रोथ में खर्च किए जाएंगे। तो हम इस पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फाइनेंस को रिटेन्ड अर्निंग का नाम देते हैं। ये एक तरीके की इंटरनल फाइनेंसिंग हो गई या सेल्फ फाइनेंसिंग हो गई, या हम इसको प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स का नाम भी देते हैं। द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर प्लोइंग बैक इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स पर, जैसे कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है, उसकी डिविडेंड पॉलिसी क्या है, और ऑर्गेनाइजेशन की एज क्या है। अगर कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो उसकी रिटेन्ड अर्निंग भी ज़्यादा होगी,
उसकी डिविडेंड पॉलिसी, अगर डिविडेंड ज़्यादा पे करने की पॉलिसी है तो उसके पास रिटेन अर्निंग कम होगी, लेकिन अगर वो कम डिविडेंड पे करता है अपने शेयर होल्डर्स के लिए तो उस केस में उसकी रिटेन अर्निंग ज़्यादा होगी। और ये भी डिपेंड करता है कि एक्सपीरियंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन का। जो एक्सपीरियंस शेयर होल्डर्स ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो मैक्सिमम वे में रिटेन अर्निंग को फॉलो करती हैं, जैसे कि इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग के बेसिस पर फाइनेंस को अरेंज किया जा सके और कंपनी को ग्रो किया जा सके। तो हम ऐसे पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फाइनेंस को रिटेन अर्निंग की कैटेगरी में रखते हैं, जिसको कंपनी की टोटल अर्निंग में से या उसके एक पर्टिकुलर पोर्शन को रिटेन कर दिया जाता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर द फ्यूचर यूज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं अबाउट द मेरिट्स ऑफ रिटेन अर्निंग। क्या क्या इनकी मेरिट्स हैं? जो रिटेन अर्निंग है वो एक तरीके से परमानेंट सोर्स ऑफ फंड है जो ऑर्गेनाइजेशन के पास हमेशा अवेलेबल होता है, यानी कि जब जब ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट में से एक पर्टिकुलर पार्ट या एक पर्टिकुलर पोर्शन रिटेन्ड अर्निंग के फॉर्म में रिटेन करा जाता है। तो एक तरीके से ये परमानेंट सोर्स ऑफ फंड होता है। दूसरा बेनिफिट है इसका दैट ये किसी भी टाइप की एक्सप्लिसिट कॉस्ट को इन्वॉल्व नहीं करता है, चाहे वो इंटरेस्ट हो या डिविडेंड हो या फ्लोटेशन कॉस्ट हो, कुछ भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। तो ये किसी भी टाइप के एक्सप्लिसिट कॉस्ट को इन्वॉल्व नहीं करता है, ये इसकी सेकंड मेरिट रहती है। थर्ड मेरिट है इसके रेफरेंस में, जैसे जैसे हम फंड्स को इंटरनल बेसिस पर जनरेट करते हैं, ऑपरेशनल फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी की डिग्री उतनी ही ज़्यादा होती चली जाती है, क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो गई। आपको किसी और एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, आप केवल और केवल इंटरनल सोर्स यानी कि रिटेन्ड अर्निंग पर डिपेंडेंट होते हो। तो जैसे जैसे आपके इंटरनल बेसिस पर फंड्स जनरेट होते चले जाते हैं, आपकी जो ऑपरेशनल फ्रीडम है और जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो लगातार इंक्रीज होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। ये भी इसका एक फायदा रहता है। द नेक्स्ट वन इज द अनएक्सपेक्टेड लॉस को एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है अगर किसी फर्म की रिटेन्ड अर्निंग ज़्यादा है। तो कोई भी ऐसा लॉस हुआ जो अनएक्सपेक्टेड था, तो अगर आपके पास रिटेन्ड अर्निंग्स हैं आपकी अपनी खुद की, तो उसके बेसिस पर आप उस पर्टिकुलर लॉस को कंप्लीटली एब्जॉर्व कर लेते हो और आपकी सेहत पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये फायदा होता है रिटेन्ड अर्निंग का। एंड द लास्ट वन इज द इट में लीड टू इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी। अगर कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग लगातार बढ़ती चली जाती है तो कुल मिला के उसके डेवलपमेंट एंड ग्रोथ भी लगातार बढ़ती चली जाएगी और उसके बेसिस पर उसके शेयर्स या इक्विटी शेयर्स की वैल्यू भी, मार्केट प्राइस की बात करें अगर उनकी, तो वो भी लगातार इंक्रीज होती चली जाएगी। तो अल्टीमेट फायदा कैसे हुआ? अल्टीमेट फायदा हुआ कंपनी के इक्विटी शेयर्स के मार्केट प्राइस को, जो रिटेन्ड अर्निंग के लगातार बढ़ने की वजह से इंक्रीज होते चले जाते हैं। ओके, नाउ वी कम टू द लिमिटेशंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। कुछ लिमिटेशंस भी है रिटेन्ड अर्निंग की। पहली लिमिटेशन क्या है इसकी? अगर आप रिटेन्ड अर्निंग को लगातार इंक्रीज करते चले जाते हो और एक्सेसिव वे में प्रॉफिट को प्लो बैक करते हो, तो ये शेयर होल्डर्स के बीच में एक डिससेटिस्फैक्शन का रीजन बन सकता है, क्योंकि उनको डिविडेंड कम मिल रहा होगा और डिविडेंड कम मिलने की वजह से वो डिससेटिस्फाइड भी हो सकते हैं। और दूसरी लिमिटेशन है इसकी, दिस इज एन अनसर्टेन सोर्स ऑफ फंड। ये एक अनसर्टेन सोर्स है फंड का, क्योंकि जो बिजनेस के प्रॉफिट्स हैं वो लगातार क्या होते हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं। कभी तो बिजनेस को प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, कभी प्रॉफिट बहुत कम होता है, और कभी कभी बिजनेस को लॉस भी होता है या प्रॉफिट नहीं भी होता है। तो अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है और इसी वजह से हम इसको अनसर्टेन सोर्स ऑफ फंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट लिमिटेशंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। ओके, थैंक यू।